Okay, screen is visible. Yes, sir. Fine. So in the last class, I think I have discussed about Stokes theorem and divergence theorem. Last class में यही बताया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we will discuss about Gauss law. Okay, and application of Gauss law. Gauss law. Okay. Yeah. So before that, let us quickly revisit the divergence and Stokes theorem because that is going to be used here. Can anyone tell what is the relation between divergence theorem? Yes, sir. What it will become? So, a divergence of A dot dV. Okay. So what I can say, there is a transformation from closed surface integral to volume integral. Can I say? Yes, sir. Via divergence, I can correlate a closed surface integral, convert it into the volume integral. But keep in mind, here the note is that volume here is equal to volume bounded by closed surface. ये जिस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, ये वॉल्यूम इस क्लोज सरफेस के थ्रू बाउंड होगा. ठीक है. सो दिस इज द यूज ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट आई कैन से स्टोक्स थ्योरम. What Stokes theorem says, closed line integral vector A dot vector dl is what I can say, curl of vector A dot vector ds. Is it? Yes, कह sir. सकते हैं ऐसा? Okay. So here you will see what I can say, closed line integral is converted into the open surface integral via the relation of curl. Okay. Again here keep in mind, open surface is bounded by a closed line, that is also said as closed loop plus contour. Okay. So for example, अगर मैं ऐसे क्लोज्ड कंटूर कंसीडर करो तो ये जो बॉर्डर लाइन है दैट इज अलोंग इस पाथ के अलोंग चलोगे तो इट्स अ क्लोज्ड लाइन, क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड कंटूर. लेकिन ये क्लोज्ड लाइन अपने अंदर एक ओपन सरफेस को बाउंड कर रहा है. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, सो दिस इज द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस ग्रीन लाइन पाथ. इस ग्रीन कंटूर के अलोंग चलते हुए अगर हम इंटीग्रेट करें सो फर्स्ट पार्ट होगा. लेकिन अगर हम इस शेडेड रेड सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन करें देन दिस इज सेकंड वन. सभी को क्लियर हुआ? तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, आपका लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देता है ओपन सरफेस इंटीग्रल में. ओके. इन द सेम वे डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, आपका क्लोज सरफेस को वॉल्यूम में. ओके. ये हमेशा माइंड में रखना, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो ना वो ओपन रहता है, चाहे वॉल्यूम की बात करें चाहे सरफेस की बात करें. ओके. सो लेट अस सी व्हाट इज गॉस लॉ. What it says total flux to any closed
surface is equal to, okay, net charge enclosed by the surface. अगर हम एक किसी सरफेस की रैंडम बात करें, ये एक क्लोज सरफेस है, ओके, सो इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलेंगी, डिपेंड करता है बाहर निकल रही है या अंदर जा रही है या मिक्स है, डजंट मैटर, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं दैट इज द क्लोज सरफेस, सो द टोटल फ्लक्स लिविंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो टोटल फ्लक्स जो लीव कर रही है दैट इज साई, देन व्हाट इट सेज, साई इज इक्वल टू क्यू नेट, दैट इज द नेट चार्ज. नेट चार्ज कैसा होगा, मान लो इसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं, लेट अस सपोज इट हैज वेरियस चार्जेस, ओके, फॉर एग्जांपल प्लस Q1 प्लस Q2 minus Q3 plus Q4 minus Q6 plus Q7 like this. So what will the Q net? Q net is nothing but the algebraic sum of Qi. I is going from 1 to n. Is it clear? Yes, sir. Q net is nothing but the algebraic sum. So आप साइन के साथ ऐड कर दीजिए, प्लस Q1, ओके, प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 minus let us suppose minus Q5 minus Q5 minus Q6 plus Q7. Just take the average algebraic sum. अगर टोटल सम पॉजिटिव आता है, इसका मतलब फ्लक्स लाइंस उस सरफेस से बाहर निकलेंगी, क्योंकि इफेक्टिवली वो एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती है. अगर टोटल अलजेब्रिक सम नेगेटिव आता, इसका मतलब टोटल चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो फ्लक्स लाइंस उस चार्ज की तरफ आती है. तो नेट क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स लाइंस बाहर जाएंगी, नेट क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो फ्लक्स लाइंस अंदर की तरफ आएंगी. सभी को क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? ओके. अब अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी की, कि किस केस में ये वैलिड होगा. समटाइम्स आप नेट में देखोगे, बट मैं स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस. गॉस लॉ इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस, लेकिन अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्री है, देन ओनली यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग गॉस लॉ. गॉस लॉ वैलिड है, लेकिन अगर आप सिमेट्री होगी तो ही आप गॉस लॉ का यूज करके इजीली फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर सकते हो, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज द गॉस लॉ. एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अब कैसा सिमेट्री, जो मैंने बोला सिमेट्री होनी चाहिए तो आप गॉस लॉ को इजीली यूज कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स. सो विल सी इन द सब्सिक्वेंट एग्जांपल. मैं आपको बताऊंगा कि सिमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गॉस लॉ इज वैलिड इन ऑल द केसेस, बट स्पेसिफिकली you can easily use Gauss law to achieve the field distribution if the field distribution is symmetric. अगर field distribution symmetric है, then only you can easily use this Gauss law. So let us try to find some field distribution. Okay. Easy to use Gauss law if there is certain symmetry. सिमेट्री में भी सिमेट्री का कॉम्बिनेशन हो. ओके, रेक्टेंगुलर सिमेट्री हो सकती है, स्फेरिकल सिमेट्री हो सकती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो सकती है, ओके, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. बट अगर सिमेट्री है देन ओनली यू कैन इजीली यूज. मतलब एक्चुअल में होता क्या है ना, हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होता है. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा गॉसियन सरफेस कैसे एज्यूम करते हैं. बट द थिंग इज दैट अगर आप गॉस लॉ यूज करना चाहते हो तो आपको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा. मे बी गॉसियन सरफेस आपका एक रेक्टेंगल हो जाए, नॉट एक क्यूब हो जाए. गॉसियन सरफेस एक क्यूब के फॉर्म में हो, स्फीयर के फॉर्म में हो, सिलेंडर के फॉर्म में हो. ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर सिलेंडर के फॉर्म में है तो सर्टेन काइंड ऑफ सिमेट्री आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir.
अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊं, मैं बोलता हूँ सिलेंडर के सरफेस पे किसी भी तरफ देखोगे फील्ड सेम है, सो इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ सिमेट्री। एक पर्टिकुलर रेडियस का अगर आप एक सिलेंडर ड्रॉ करते हो, सिलेंडर के हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर होगी। इसी तरह से चलो एक सिंपल सा बताते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेता हूं मैं। एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उनमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है। क्यों? क्योंकि अगर उस पॉइंट चार्ज को सेंटर लेते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करो तो उस स्फीयर के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, सेम होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं ये चीज? यस सर। एग्री करते हैं बेटा आप लोग कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कूलम का एक चार्ज है, उस चार्ज को सेंटर मानते हुए मान लो मैं एक r रेडियस का एक स्फीयर ट्रेस करता हूँ, तो उस स्फीयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे मैं चला जाऊं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, यही होगी कि चेंज हो जाएगी? यस और नो? सेम होगी या चेंज होगी? तो सेम होगी। सेम होगी। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, सेम होगी। नहीं, बाकी लोग आइडल बैठे हैं क्या? मैं ही खाली बोलता रहूंगा? हाँ, यस सर, सेम ही रहेगी। नो आई डोंट थिंक कि टू वे कम्युनिकेशन इस क्लास के लिए सही है। सो आई विल स्टार्ट ओनली डिस्कसिंग, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीवन whether you are getting the point or not. Okay, so let us find the, just see the example. Application of Gauss law. Field due to a point charge. So here in this case, consider we have a point charge q plus q located over here. So what happens because of this point charge, the electric field start some kind of, what I can say, electric field will start moving in the space in a spherical symmetry. Okay, 4 पाई स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में अगर हम जाकर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली सब जगह स्पेस्ड होंगी, इक्वली होंगी, इक्वल स्ट्रेंथ की होंगी। सो फॉर दैट केस लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल Gaussian surface, okay, with a radius of r. It has radius r. Just consider small, capital R. Okay, now this is a Gaussian surface. Due to spherical symmetry, the Gaussian surface is a sphere. So what we can say, we can divide surface into two parts. First part is 0 is less than radius r is less than capital R. Second one is r is greater than r equal to capital R. दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा होगा, हमारे पास दो वॉल्यूम है एक्चुअली। टोटल वॉल्यूम, व्हाट आई कैन से, टोटल वॉल्यूम कैन बी divided into two regions. The first region is this one inside. Second one is this one outside the sphere. This is region 2. So we need to calculate what is the electric field intensity inside
inside the spherical, what I can say, this sphere or outside this sphere. But the thing is that if I can closely look this example, right now the Gaussian surface it's itself what I can say variable sphere. हमने एक रैंडम एक Gaussian sphere assume किया है, जिसकी वजह से जो टोटल स्पेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, रीजन 1 एंड रीजन 2. बट मैंने ये जो गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है ये मैंने एक रैंडम एज्यूम किया है. मैं चाहता तो मैं एक गॉसियन सरफेस ले लेता समथिंग लाइक स्मॉलर दिस वन. तो ऐसी केस में अगर मैं इस छोटे वाले स्फीयर को देखूं तो रीजन 1 जो है, रीजन 1 और इस छोटे वाले स्फीयर का रीजन 1 इसके अंदर का है, रीजन 2 इसके बाहर का है. तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि छोटे वाले स्फीयर के लिए जो रीजन 2 है दैट इज नथिंग बट ओवरलैप्स विथ रीजन 1. तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करने जाऊँ, समटाइम्स आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, सो दिस इज एब्सर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो डिवीजन है दैट इज मीनिंगलेस. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ मे भी आप लोग लोकल बुक्स रेफर करते हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें की जाती हैं. सो दिस इज मीनिंगलेस. तो यहाँ पर इनको डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. सर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रीजन ले रहे डिपेंड करता हैं. है. या मैंने यहाँ पर एक रैंडम स्फीयर ड्रॉ किया था, रैंडम कैपिटल आर रेडियस का. तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं अगर इस आर को कम कर दूं, छोटा स्फीयर कंसीडर करूं, तो ये जो बाहर का रीजन है ये तो बड़े वाले स्फीयर के लिए अंदर का रीजन बन जा रहा है. ओके, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं, एक फ्री स्पेस में चार्ज रखा है. तो उस चार्ज के अलावा बाकी पूरा जो स्पेस का ही पार्ट हुआ ना, तो आप चाहे छोटा सा लो चाहे बड़ा सा स्फीयर लो, द मीडियम विल रिमेन सेम, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पर फील्ड हमें अगर कैलकुलेट करना है तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम करता हूँ आप लोगों के लिए. क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू दे रखा है. यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर फ्रॉम द चार्ज. आपको पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट ए पर यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई. दूसरा चीज मैं आपको ये बता देता हूं, गॉस लॉ में एक ड्रॉबैक ये है, गॉस लॉ विल नेवर गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी. गॉस लॉ से फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि फील्ड का ओरिएंटेशन, फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. लाइक मुझे यहाँ पर बिफोर गोइंग टू अप्लाई द गॉस लॉ, इस प्रॉब्लम में मुझे ये पहले से पता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी और स्फेरिकल सिमेट्री होगी. इसीलिए मैंने एक गॉसियन सरफेस को एक स्फीयर एज्यूम किया. तो बिफोर गोइंग टू अप्लाई द गॉस लॉ यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट field distribution and symmetry. Am I clear? यस सर. बेसिकली गॉस लॉ मैग्नीट्यूड देता है. या मैग्नीट्यूड देगा और पहले से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री, उसमें रेक्टेंगुलर सिमेट्री है, सर्कुलर सिमेट्री है या स्फेरिकल सिमेट्री या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और 3 सिमेट्री. अगर कॉम्बिनेशन होता है तो हम स्प्लिट कर देते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन, या फिर इसमें कोई सिमेट्री नहीं है. अगर सिमेट्री नहीं है देन डोंट गो फॉर द गॉस लॉ एज इट विल टीडियस योर जॉब. ओके, सो लेट अस ट्राई. हमने यहाँ पर देखा कि एक, हाँ सर अगर हम बोलो. एक रॉड को ले लें जो चार्ज है, तो उस बेस अगर इनफाइनाइट रॉड रहेगी तो हम सिमेट्री जज कर सकते हैं. सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, क्योंकि अगर आप एक लाइन चार्ज है ना उसके चारों तरफ देखेंगे तो लाइन से, जब आप देखोगे तो लाइन से बाहर की तरफ फील्ड निकलती है और उस लाइन को एक्सेस मानते हुए अगर आप एक सिलेंडर ले लो तो सिलेंडर के हर एक सरफेस पे आपको सेम फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी. ओके, सो इट हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द गॉस लॉ. हां, फाइनाइट रहा तो फाइनाइट के बेसिस पे सिमेट्री के फाइनाइट रहा देन इन दैट केस अगर वहाँ पर आप क्या कहते हैं सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज कर सकते. क्यों? क्योंकि बेटा जब फाइनाइट लेंथ की ले आओगे ना तो फील्ड विल स्टार्ट वेरिंग. जैसे इस पेन की लेंथ के बराबर का लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज से
अगर हम छोटा सा सिलेंडर एज्यूम करें, इस लेंथ के कंपैरिजन में काफी छोटा नेग्लिजिबली स्मॉल लेंथ का एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे, तब तो गॉस लॉ यूज किया जा सकता है। बट एज अ होल अगर ये फाइनाइट लाइन की चार्ज है, देन फील्ड इज नो लॉन्गर एग्जिबिट सिलेंड्रिकल सिमेट्री, वो एक कॉम्प्लेक्स आएगा। ओके, सो वहां पर आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। ओके, sorry, before going to discuss this numerical problem, let me complete the Gauss law. मैंने आपको एक mathematical derivation बताना था, वो बताया नहीं। So let me first of all complete this Gauss law, then I will discuss this numerical, क्योंकि उसका use होना था यहाँ पर। Okay, so Gauss law मैं अभी continue कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। Okay, so let us suppose this is a certain kind of structure. It's a closed surface, ठीक है। इसके अंदर Q नेट चार्ज है, नेट सम पॉजिटिव चार्ज है। मान लो मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि चार्ज है सम डिस्ट्रीब्यूशन, जरूरी नहीं है कि इस वॉल्यूम के अंदर एक पॉइंट चार्ज हो, ऐसा भी हो सकता है चार्ज किसी पर्टिकुलर फैशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो लेट अस सपोज चार्ज हैज सम रैंडम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वर्ड हटा देते हैं, यहाँ पर रैंडम वर्ड का दूसरा मतलब हो जाएगा, हैज सम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन has some volume distribution rho v कूलम पर मीटर क्यूब। मान लो मैं ऐसे देता हूं, मैं आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देता हूं, ठीक है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतने चार्ज हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब मान लो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम बाउंड हो रहा है वो टोटल वॉल्यूम आ रहा है कैपिटल V। तो एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस पूरे कैपिटल V वॉल्यूम में कितना चार्ज है, जबकि आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो V है, सो कैन आई से द टोटल चार्ज Q नेट इज नथिंग बट द वॉल्यूम इंटीग्रल रो V dV along दिस वॉल्यूम V? बोल सकते हैं? Yes, sir. ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि रो वी कांस्टेंट हो, यहाँ पर रो वी ऐसा हो सकता है कि आपको मान ले दे दिया 4 मिली कूलम पर मीटर क्यूब, तो रो वी कांस्टेंट है 4 मिली। ऐसा भी हो सकता है रो वी जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का फंक्शन आ जाए। ओके, तो इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग फैशन में आएगा। तो दोनों ही चीजें हैं, रो वी कांस्टेंट भी हो सकता है, तो आपका प्रॉब्लम काफी आसान है। रो वी स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो सकता है, मतलब रो वी में बी आइदर कांस्टेंट, लाइक जैसे मैं बोलूं 4 मिली कूलम पर मीटर क्यूब, ये चार्ज डेंसिटी है, तो रो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 10⁻³ आइदर कांस्टेंट और हैज सम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, रो वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स। जैसे मैं बोल दूं रो वी इज इक्वल टू r³ cos थीटा sin फाई। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं रो वी इज इक्वल टू r³ sin थीटा cos फाई। ओके, अब एक बात बताओ, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहा हूं? जो मैंने एग्जांपल दिया किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है? स्फेरिकल। स्फेरिकल। अब उस स्फीयर के अंदर मुझे बता सकते हैं कि क्या हर एक पॉइंट पे रो वी की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी? अलग होगी। अलग होगी ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम फैशन में वॉल्यूम के अंदर?
कांस्टेंट तो नहीं है ना कि हर एक छोटा सा उस वॉल्यूम, उस स्फीयर की वॉल्यूम के अंदर छोटा सा टुकड़ा तोड़ के निकालो और वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करो। इस तरह के, मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम सेक्शन निकाल लो और चारों में अगर आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करते हो तो सब में कांस्टेंट आ जाए 4 मिलीकूलम। तो ये तो व्हाट आई कैन से कांस्टेंट टाइप का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, रो वी इज इक्वल टू 4 मिलीकूलम पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं उन चारों में देख रहा हूँ कि चारों में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो इट्स अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे वो एक फंक्शन फाइंड आउट करना होगा जिस फंक्शन के बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, या मैं यूँ कहूँ कि उस स्फीयर के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे मुझे फंक्शन में फॉर्मुलेट करना है। तो जो एग्जांपल दिया है r क्यूब sin थीटा cos फाई, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन विच इज फॉर्मुलेटिंग द चार्ज रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड दिस स्फेरिकल वॉल्यूम। इज इट क्लियर? यस सर। अब प्रॉब्लम में आपको ये फंक्शन फॉर्मुलेट नहीं करना है, वो दिया ही रहेगा, तो पैनिक मत होइएगा कि कैसे फॉर्मुलेट करना होगा, दैट विल डायरेक्टली गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। ओके, सो ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कोई मुझे बताएगा कि टोटल फ्लक्स लाइंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल फ्लक्स लाइंस, टोटल नंबर E dot dl, इंटीग्रेशन E dot dl। और रियल, चलो मेरा क्वेश्चन फिर से आप लोग सुन लीजिए। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स density is vector d, then what is the total flux crossing this surface? This surface, if it has total, is this, if this closed surface has total area s, अगर इस क्लोज सरफेस का टोटल एरिया s है तो इस सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रही हैं, ओके, टोटल फ्लक्स, कैन एनीवन से हाउ टू कैलकुलेट? अगर आपको पता है कि फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया कैपिटल डी है, वेक्टर डी, इंटीग्रेशन D dot ds, यस डी डॉट डी एस, आगे डी डॉट डी एस, तो डी एस जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, डी एस एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया है यहाँ पर जिसका डी एस बाहर की तरफ होगा। अब अगर मुझे इस टोटल इंटायर सरफेस से निकालना होगा तो मुझे क्या करना चाहिए डी डॉट डी एस का? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन या कौन सा इंटीग्रेशन लेना चाहिए मुझे? तो सरफेस, सरफेस, सभी एग्री करते हैं? सभी एग्री करते हैं इस चीज से? यस सर। तो बेटा बोला करो, क्योंकि अदरवाइज मैं फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ता जाऊंगा। एक बात बताइए, सरफेस ओपन है या क्लोज सरफेस है? क्लोज्ड। क्लोज्ड। मेरे पूरे क्लास में खाली एक कौन है स्टूडेंट, प्रीतेश जैन ही आंसर देते हैं, बाकी लोग आइडल क्यों रहते हो? बेटा आपको समझ में नहीं आता है या इंटरेस्टेड नहीं हो? क्योंकि मैं स्टार्ट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक्सेप्ट प्रीतेश कोई जल्दी आंसर नहीं देता है। मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, एल्स आई विल डायरेक्टली मूव ऑन। ठीक है, बाकियों की तरह मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हुए चला जाऊंगा, बोलते चला जाऊंगा, एंड देन थ्रू आउट आपके इंटायर बीटेक में आपको ये सब्जेक्ट हमेशा टफ ही लगेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट। अगर कुछ इंटरेक्टिव बनिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको आपने गलत आंसर दिया है तो इसमें कोई वो है, यू विल लर्न। सो टेल मी इफ दिस सरफेस इज क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस? So closed surface. Closed surface, so integral should be closed integral. Okay, so this is the total flux leaving the volume. Now as per the Gauss law, what Gauss law says? Total flux leaving the volume is equal to net charge enclosed by the surface. यही था या नहीं? यस सर। तो psi is equal to q net. Just put the value of psi. Closed surface integral vector d dot vector ds is equal to what is q net? अगर आप यहाँ से देखोगे q net क्या है आपका?
volume integral rho v dv, just put over here, it is volume integral rho v dv. Is it clear to everyone? Yes, sir. यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड में डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके बताइए क्या लिख सकता हूं। मैंने क्या बताया था डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर से आप देख लीजिए। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है? डेल डॉट डी डीवी। डेल डॉट डी डीवी सभी को क्लियर है? अगर हम इस पे जाएं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। यस सर। यस सर। ओके, अगर ऐसा है सो लेट अस सी। इसका मतलब इट विल बैक कन्वर्टेड इनटू क्लोज, नॉट क्लोज, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट टी dv is equal to वॉल्यूम इंटीग्रल rho v dv। सेम वॉल्यूम के अराउंड दो फंक्शंस का अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं और एंड रिजल्ट सेम आता है तो कैन आई से कि दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? यस सर। यस सर। तो कैन आई से फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, कैन आई से डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी? बिल्कुल सर। दिस इज द गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म ये हुआ आपका गॉस लॉ का। अगर मैं सिंपली बोलूं गॉस लॉ तो आप ऐसे लिख सकते हो, गॉस लॉ इंटीग्रल फॉर्म, तो ये हुआ आपका। अगर मैं बोलूं ये दिस इज द गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, दिस इज गॉस लॉ इन पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म, पॉइंट स्लैश डिफरेंशियल। वाई डिफरेंशियल? क्योंकि डाइवर्जेंस क्या है? वेक्टर डिफरेंशिएशन है। क्लियर है? यस सर। और ये जो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी आया है ना, दैट इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। आप आओगे पढ़ोगे आगे, दैट इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। यूनिट 3 में मैं आपको बताऊंगा मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन, और याद रखना पूरे EMT, एंटीना, माइक्रोवेव, कोई भी चीज पढ़ो सभी का बेसिक एक ही है, मैक्सवेल। विदाउट मैक्सवेल यू कैन नॉट इवन इमेजिन फॉर द एंटीना। दुनिया में कोई भी एंटीना हो, उसका रेडिएशन पैटर्न कैसे क्या होगा, पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस कुछ भी कर डालो, स्टार्टिंग हमेशा मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से ही होगी। वेव प्रोपिगेशन जो आप पढ़ते हो, जो ये आप अपने मोबाइल में यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपके मोबाइल का एंटीना कैच करता है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मैक्सवेल्स थर्ड एंड फोर्थ। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैक्सवेल्स थर्ड एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन बेसिकली इज द फादर। ओके, सो दिस इज द मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। बाकी की जो 4 इक्वेशन है वो मैं आपको यूनिट 3 जब स्टार्ट होगी तब बताऊंगा। मैक्सवेल इक्वेशन व्हाट आई सपोज टू बी, इट शुड बी ऑन योर टिप। कहीं इंटरव्यू देने चाहोगे तो उनको भी यही आपसे एज्यूम करना है, चाहे किसी IIT ऐसी कहीं जाओ, अगर आपसे पूछेंगे सो व्हाट दे विल एज्यूम कि आपको मैक्सवेल इक्वेशन आपके टिप पर है। सो ये माइंड में रखिएगा। सो दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। सो मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट द गॉस लॉ। एक्चुअली मैक्सवेल ने 4 अलग अलग लोगों के इक्वेशन को क्लब कर दिया एक साथ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, इन सबको क्लब किया था उन्होंने, और कुछ नहीं है। ओके, सो नाउ अब हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। टास्क क्या है हमारा? अगर हम टास्क को लिखना चाहें, टास्क कुछ ऐसा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए। ठीक है, ए कहां पर लोकेटेड है? R डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट Q। ओके, सो इफ सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। अभी मैंने कुछ देर पहले गॉसियन सरफेस से रिलेटेड आपको क्या 2 चीजें बताई थी? कुछ बताया था मैंने, 2 पॉइंट्स।
सर क्या बोला, फिर से रिपीट करेंगे? गॉसियन सरफेस को एज्यूम करने से रिलेटेड मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। कैन एनीवन टेल कि वो 2 पॉइंट्स क्या थे? सर सिमेट्रिकल। सिमेट्री, यस। डायरेक्शन कैसी है? ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड किस डायरेक्शन में है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बाद ही आप बता पाओगे कि उसमें कोई सिमेट्री है या नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं पूरी स्टेटमेंट को बोलूं, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स डायरेक्शन। फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तो ही आपको पता चल पाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है या नहीं, और उसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, पहला तो मैंने ये बताया था कि गॉस लॉ से आप कभी डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, वो केवल मैग्नीट्यूड देगा। तो डायरेक्शन आपको पहले पता होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो उससे होता क्या है, गॉसियन सरफेस आपको एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करना है? गॉसियन सरफेस का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिमेट्री को सेटिस्फाई करे। फील्ड में जिस तरह की सिमेट्री है, उस सिमेट्री को आपका गॉसियन सरफेस सेटिस्फाई करता हो। सेकेंड थिंग, फील्ड जो है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर हो। ओके, फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो, और फील्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका गॉसियन सरफेस उस डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करता हो। देन ओनली यू कैन चूज द एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस। अब एक बात बताइए, ये आप सभी मानते हैं कि पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं उनमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है? प्लीज से यस और नो। अगर नहीं पता है तो फिर से Yes, पूछ sir. सकते हैं। ओके, एक बात बताओ, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज से? यस सर। यस तो सर। एक बात बताओ, अगर रेडियली आउटवर्ड है किसी स्फीयर में, जो रेडियस होता है क्या उस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो याद रखना बेटा, आप गॉसियन सरफेस ऐसा एज्यूम करोगे जिसका शेप सिमेट्री के अकॉर्डिंग हो, और गॉसियन सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। एम आई क्लियर? ओके सर। ठीक है, अब जैसे मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, तो ये स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी? यस सर। चलो, इस स्फीयर का जो एरिया वेक्टर है, क्या वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा? यस हाँ यस सर। सर। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। ई और डी दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। तो वेक्टर डी का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या सेम नहीं है? बिल्कुल सर। अगर सेम है तो जो मैं साई की वैल्यू बोलता हूं, साई इज इक्वल टू क्यू नेट एज पर द गॉस लॉ, एंड साई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर डी डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू क्यू नेट। एक बात बताओ, इस स्फीयर के अंदर टोटल कितने चार्ज है? एक ही चार्ज है, प्लस क्यू। यस, सो कैन आई से क्यू नेट इज नथिंग बट प्लस क्यू? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर वेक्टर डी और वेक्टर डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो मैं सीधे इनके डॉट प्रोडक्ट को, सीधे इनके मैग्नीट्यूड का स्केलर प्रोडक्ट लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। And this closed surface integral is done along this spherical surface capital S. कैपिटल एस। आपको पता है, एक बात बताओ, इस स्फीयर के सरफेस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे मैं मूव कर जाऊं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो इस स्फेरिकल सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या मैं बोल सकता हूं वेक्टर डी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड? यस सर। यस सर। अगर इस स्फीयर के लिए कांस्टेंट है, मतलब इस स्फीयर का एरिया कितना भी ले लो, चाहे इतना लो, चाहे इतना लो, चाहे पूरा स्फीयर का एरिया लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज नहीं होने जा रही, तो क्या मैं इस डी को
इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ले सकता हूं तो कैन आई राइट दिस वन एज t इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड। अब ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds ये क्या बताता है? ये बताता है आप छोटे छोटे एरिया को लेते हुए उन सबको ऐड कर दो तो किसका एरिया आएगा टोटल? स्फीयर। तो एक बात बताओ, अगर स्फीयर का रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होना चाहिए? 4 pi r 4 square. pi r square. d इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q। तो d इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था कि ये आपको केवल मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। लेकिन एक बात बताइए, डायरेक्शन आपको पहले से पता है कि फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब अलोंग द वेक्टर AR। कैन आई से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा? यस सर। तो अगर d का मैग्नीट्यूड पता है, उसका डायरेक्शन पता है, तो क्या मैं d को लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में? हाँ सर, लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ओके, सो आई कैन राइट वेक्टर d इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर AR। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट? अब एक बात बता दीजिए, मैंने वेक्टर d और वेक्टर e के बीच में रिलेशन बताया था लास्ट क्लास में। क्या रिलेशन था? D is equal to epsilon E. एप्सिलॉन e। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर यूज करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एप्सिलॉन वेक्टर e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर वेक्टर AR, या इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर AR, जो मैंने बताया था पॉइंट चार्ज के लिए। मिला कि नहीं मिला एक्सप्रेशन? यस सर। तो गॉस लॉ से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली उस पॉइंट पर, ठीक है? सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बट बिफोर दैट मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें। ओके, क्वेश्चन ये है, यू हैव अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी रो एल, ओके, कूलम पर मीटर। इस लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो एल कूलम पर मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस r, कैपिटल R, फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस लाइन। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ लेंथ है। यहाँ पर आपका ओरिजिन है। तो आपको बिकॉज ऑफ दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं सेंटर ना भी बोलूं तो भी कोई मतलब नहीं है, आप जो पॉइंट एज्यूम करोगे वही सेंटर हो जाएगा। एक बात बताओ, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, आप उसका सेंटर कभी फाइंड आउट कर सकते हो? No, नो sir. सर। इसीलिए कभी बुक में आपको बोलेगा नहीं सेंटर, वो कोई पॉइंट पिक करता है, क्योंकि जो पॉइंट पिक किया गया वही सेंटर बन जाएगा। इनफाइनाइट लाइन, मैं बोल देता हूँ, आपकी एक रस्सी रखी गई है जो मुझसे, मतलब ऐसा समझ लो कि 100 किलोमीटर लंबी एक रस्सी है, आपको मैं खड़ा कर दूं, इसका सेंटर पॉइंट मुझे बता दो, तो आप बता पाओगे ऐसे? वो अलग बात है कि आप बोलोगे सर चल के तो मैं बता ही लूंगा, बट इट्स अ टीडियस जॉब और नॉट? यस सर। मान लो आपने सेंटर बताया, एग्जैक्ट सेंटर से वो 2 मीटर दूर था, तो क्या इतना एरर जो है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं पूरी लंबाई 100 किलोमीटर है, तो कुछ 1-2 मीटर के फासले पे अगर आपने बता दिया तो क्या वो एरर नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। अब बेटा बताओ, ये तो 100 किलोमीटर, अगर मान लो पूरा इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट, तो क्या आप सेंटर बता पाओगे? तो जिस पॉइंट पे बोलोगे हम भी मान लेंगे वही सेंटर है, ठीक है? तो इसलिए बुक्स में जब भी ये होगा ना, वो जिस कभी सेंटर बोलेंगे नहीं, उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। इसीलिए आप चाहो तो आप यहाँ सेंटर एज्यूम करके चल सकते हो, कैलकुलेशन रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है? सो यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन। लाइन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रोएल का है। मैं एक हिंट दे देता हूं,
आपको एक सिलेंडर एज्यूम करना पड़ेगा ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर इसलिए एज्यूम करोगे ना बेटा, क्योंकि आप कोशिश करोगे कि जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना वो सिलेंडर के सरफेस पे आ जाए। इसकी लेंथ आप अपनी तरफ से रैंडम कुछ भी ले लो, एल मैटर नहीं करता, अपनी तरफ से कुछ भी रैंडम लेंथ एल ले लो। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ रो एल है और आपने एल लेंथ के वायर को खाली कंसीडर किया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, रो एल इंटू एल, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, डी डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगी और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर डी बाहर आ जाएगा। बाकी आपको सिलेंडर का एरिया निकालना है, दैट्स इट। ट्राई कर सकते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब करके आ सकते हैं। ठीक है, तो करके आइएगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, so this is all about today's class. Let me give you the attendance. Please mark your attendance. किसी को कोई डाउट है? ओके, सो मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल रखा है, पासवर्ड, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। एंड यू मे लीव। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you. Thank you, sir. वेलकम।